बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद साजिद हुसैन। काफ़ी एस्पिरेंट्स और दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की कि सर हमें बी पेपरा के ऊपर कोई लेक्चर दिया जाए, हमें इसके बारे में समझाया जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बी पेपरा के हवाले से होगा। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली 2020 में 2 ट्रेनिंग्स दी हैं। एक कोविड-19 से पहले फ़ेब में दी है, एक इसी महीने में कुछ दिन पहले मैंने ट्रेनिंग दी है बी पेपरा के ऊपर। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बी पेपरा बनाया क्यों गया, ताकि आपको इसके बारे में मालूमात हो। एक्चुअली देखें, बी पेपरा हमारे पास इसलिए बनाया गया कि जो पहले टेंडर होते थे हमारे पास, तो अखबार में उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती थी, ना उसको वेबसाइट पे अपलोड किया जाता था। तो टेंडरिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत लाने के लिए एक इदारा काम कायम किया गया जिसको बी पेपरा कहते हैं। और बी पेपरा इंटर कनेक्टेड है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। बी पेपरा का मकसद बनाने का ये है कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए टेंडर के अंदर। राइट मैन फॉर राइट वर्क फॉर राइट पाथ। मतलब मुख्तलिफ ठेकेदार आपके पास आए तो आप काम उसके सुपर्द करो जो जिसमें उसकी एलिजिबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो एंड वो डिजर्व करता हो और वो क्वालिफाइड हो। तो इस हवाले से बी पेपरा बनाया गया हमारे पास। ये एक्चुअली पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की। फिर इसके डिफरेंट ब्रांचेज हैं हर सूबे के हवाले से। जैसे हम लोग का ताल्लुक बलूचिस्तान से है तो हम लोग इसको कहते हैं पी पेपरा, बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सिंध में जाएंगे तो इसको कहेंगे सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। केपीके में जाएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो सेम साइमल्टेनियसली इसी तरह सारी चीज़ें होंगी। पंजाब का होगा, आज़ाद जम्मू कश्मीर का होगा, जितनी भी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज हैं हमारे पास पाकिस्तान में, तो उन सब के अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज होते हैं। अच्छा, फिर कुछ काफ़ी लोगों में कंफ्यूजन पाई गई। काफ़ी लोगों ने पूछा कि अर्नेस्ट मनी या कॉल डिपॉजिट क्या होता है। देखें, जब कोई ऑफिस टेंडर करता है तो आपके पास वो एक बैंक की सूरत में एक किस्म की सिक्योरिटी आपके पास जमा कराते हैं। तो उसको टेक्निकल वर्डिंग में अर्नेस्ट मनी कहा जाता है और हम लोग इसको कॉल डिपॉजिट भी कहते हैं। इसको सीडीआर भी कहा जाता है, कॉल डिपॉजिट रिसिप्ट। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2% होती है अकॉर्डिंग टू बी पेपरा रूल्स। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5% होती है। इसका मतलब इसका जो रेंज हमारे पास है वो 2 to 5% है। 2% से नीचे भी नहीं जा सकते हैं और 5% से ऊपर नहीं जा सकते हैं। और ये 2 और 5 है क्या चीज़? देखिए, मेरे पास एक काम है 1 करोड़ का। इसका कॉल डिपॉजिट ठेकेदार कितना जमा कराएगा? टेंडर वाले दिन ओपनिंग से पहले मिनिमम 2 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो टोटल वर्क के ऊपर है, जितने का भी काम है, तो उसका 2% निकालेंगे या 5% निकालेंगे। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो क्वेश्चन थे बी पेपरा से रिलेटेड, वो ये थे। एक क्वेश्चन था बी पेपरा की एब्रीविएशन क्या है? तो बी पेपरा की एब्रीविएशन है बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये था हमारे पास कि अर्नेस्ट मनी की लिमिट क्या है? तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन थे, 1%, 2%, 3 to 5%। तो 2 to 5% है अर्नेस्ट मनी, जिसको हम लोग कॉल डिपॉजिट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन था पीएचडीपी। पीएचडीपी भी क्योंकि जब हम लोग बी पेपरा रूल्स पढ़ते हैं, जब हम लोग अपलोड में जाते हैं तो पीएचडीपी का एक ऑप्शन आता है, पीएचडीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा क्योंकि पीएचडीपी का बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे पास। एक्चुअली होता क्या है, हर साल हर मुल्क का एक बजट होता है हमारे पास।
जैसे आप बजट में सुनते हो कि तनख्वाहें इंक्रीज की गई, सीमेंट को सस्ता किया गया, मेडिसिन महंगी की गई, एक्सेट्रा। तो पीएचडीपी में तरक्याती काम मंजूर किए जाते हैं। हर इलाके के जो एमपी साहबान हैं, मेंबर ऑफ प्रोविजन असेंबली, एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, तो वो क्या करते हैं, अपने इलाकों के लिए काम मंजूर कराते हैं। उसको एक बुक बनती है, जिस बुक को पीएनडी डिपार्टमेंट बनाता है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो वो बुक के अंदर क्या होता है, आपके पूरे सूबे के काम मौजूद होते हैं कि इस सूबे में जैसे कि जाफराबाद में ये काम होना है, मस्तूंग में ये काम होना है, यूब में ये काम होना है, झलमक्सी में ये काम होना है, पश्चिम में ये काम होना है, कोयटा में ये काम होना है। पीएचडीपी की एक पूरी बुक बनती है हमारे पास है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिकेशंस। एक क्वेश्चन ये था कि भाई अगर स्पेसिफिकेशंस ना दिए गए हों कंट्रैक्टर, तो आप क्या करोगे। तो उसमें क्या है कि आप उस कंट्रैक्टर के टेंडर फॉर्म को रिजेक्ट करोगे। नेक्स्ट है बिड वैलिडिटी। बिड वैलिडिटी का टाइम मिनिमम हमारे पास है 90 डेज। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि वो कौन सा कंट्रैक्टर है जिसकी कोई फाइनेंशियल लिमिट नहीं होती है। तो सी ए कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल लिमिट्स नहीं होती। अभी कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जब भी कोई ऑफिस टेंडर करता है तो उसकी एक कमेटी होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उस कमेटी का अप्रूवल उसका कंसर्न सेक्रेटरी देता है या डीजी देता है। कमेटी का काम क्या होता है कि टेंडर में शफाफियत लाना, राइट मैन फॉर राइट वर्क फॉर राइट पाथ। इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रोक्योरमेंट कमेटी है क्या। इट शुड बी इन ऑड नंबर, ये हमारे पास ऑड नंबर में होना चाहिए, क्योंकि अगर इवन नंबर में होगा तो फैसला नहीं हो सकेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ मेरे अपने ऑफिस की। तो हमारे पास जो कमेटी है वो 3 मेंबर पे मुश्तमिल होती है। आगे चलते हैं। हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट कमेटी मस्ट बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ बीपीएस 18। हमारे पास जो है कमेटी का हेड 18 स्केल का बंदा होना चाहिए। 18 स्केल से कम ना हो, ऊपर हो सकता है। लेकिन ऐसे भी ऑफिस हैं जहाँ पे 18 स्केल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जो कमेटी का हेड होगा वो कौन होगा, वो ऑफिसर होगा जो उस ऑफिस में सबसे हाईएस्ट रैंक पर है। आइदर वो 17 पर है या 18 पर है, लेकिन उस ऑफिस के अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक के ऊपर है। तीसरी बात ये कह रहा है, इंश्योर दैट द एटलीस्ट 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ प्रोक्योरमेंट कमेटी फ्रॉम द एजेंसी डिपार्टमेंट अदर देन प्रोक्योरिंग एजेंसी। अदर देन प्रोक्योरिंग एजेंसी का मतलब ये है, प्रोक्योरिंग एजेंसी से मुराद वो है, वो एजेंसी जो टेंडर करने वाली है। तो 1/3 जो मेंबर होगा हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, यानी आपकी अपने डिपार्टमेंट का नहीं होता है। जैसे मैंने कहा मेरे दफ्तर में 3 हम लोग मेंबर हैं, तो 1/3 क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इसका फार्मूला है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपके पास कितने मेंबर हो गए, एक मेंबर हम लोग एक्सटर्नल मंगवाते हैं जो हमारे ऑफिस का है, वो पीएचई का एक मेंबर होता है। इसी तरह अगर 5 मेंबर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब है 2 मेंबर जो हैं आपके ऑफिस के अलावा वाले लोग होंगे। फंक्शन क्या है प्रोक्योरमेंट कमेटी का, फंक्शन मैंने आपको थोड़ा पहले भी बता दिया था कि कैरिंग टेक्निकल और फाइनेंशियल एवल्यूशन ऑफ द प्रपोजल एंड बिड्स। ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को भी चेक करते हैं, टेक्निकल चीज़ों को भी चेक करते हैं। प्रपोजल टेंडर को कहते हैं। जो मुख्तलिफ कंट्रैक्टर आते हैं, कमेटी उसको एग्जामिन करती है, इसका टेक्निकल कितनी इसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं। प्रिपेयरिंग एवल्यूशन रिपोर्ट, एवल्यूशन रिपोर्ट उसको कहते हैं कि मुख्तलिफ ठेकेदारों की हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि किस ठेकेदार ने कितना रेट दिया है, किसने कितना रेट दिया है, किसका कितना डिफरेंस आ रहा है। इसको करने के बाद क्या होता है, मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कंट्रैक्टर को। अच्छा, आपका बीपीआर क्या कहता है कि भाई आपके पास जो ऑफिस का रिकॉर्ड होता है वो 5 साल के लिए सेव होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे आप कहते हैं नैब 10 साल का रिकॉर्ड मांग रहा है, लेकिन बीपीआरए के रूल्स में आपके पास सिर्फ 5 साल का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोक्योरमेंट proceedings along with the associated documents for a minimum period of 5 years, a date of completion of audit
whichever is later, यानी ऑडिट होने के बाद आपके पास 5 साल का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए दफ्तर में। फिर इसके बाद टेंडर्स के मेथड्स हैं, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से जो है आपको जस्ट पता होना चाहिए कि टेंडर के 4 मेथड्स होते हैं। सिंगल स्टेज, सिंगल एनवेलप मेथड, वन बाय वन मैं आपको थोड़ा गाइड भी करता जाऊंगा। सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप मेथड में ये होता है कि इसमें एक ही एनवेलप होता है, उसमें 2 प्रपोजल होते हैं, एक को टेक्निकल प्रपोजल कहते हैं, एक को फाइनेंशियल प्रपोजल कहते हैं। वो दोनों एक ही लिफाफे के अंदर आप लोग डालते हो। टेक्निकल से मुराद ये होता है कि उसके पास मैन पावर कितना है, उसके पास इंजीनियर कितने हैं कंट्रेक्टर के पास, उसके पास मशीनरी कितनी है, उसके पास लेबर वर्क कितना है, वो कौन से कैटेगरी में है, C1 में, 2 में, 3 में, 4 में है, और उसके पास कोड्स कितने हैं पीसी के काम करने के। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, टेक्निकल प्रपोजल्स होते हैं। फाइनेंशियल प्रपोजल में क्या है, उसका टर्नओवर कितना है 3 साल का, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसने कितने पैसों का काम किया है, उसको फाइनेंशियल प्रपोजल कहते हैं। तो सिंगल स्टेज सिंगल इन्वेलप में क्या होता है, ये दोनों प्रपोजल्स एक ही लिफाफे के अंदर ऑफिस में जमा होते हैं टेंडर के लिए। नेक्स्ट क्या है, सिंगल स्टेज टू इन्वेलप मेथड। अभी सिंगल स्टेज है लेकिन टू इन्वेलप है। इसमें टेक्निकल प्रपोजल के लिए अलग इन्वेलप ऑफिस में सबमिट होता है, फाइनेंशियल प्रपोजल के लिए अलग जो है इन्वेलप जमा होता है दफ्तर में। तो इसमें होता क्या है, उसमें देखें सिंगल इन्वेलप में दोनों इकट्ठे खुलते थे, लेकिन सिंगल स्टेज टू इन्वेलप मेथड में क्या होगा, पहले टेक्निकल प्रपोजल दफ्तर खोलेगा, देखेगा कि टेक्निकल अगर इसका कागजात सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, इसके पास कैपेबिलिटी है, तो फाइनेंशियल प्रपोजल बाद में ओपन करेगा, लेकिन जिसका टेक्निकल पूरा नहीं है उसका फाइनेंशियल ओपन नहीं होगा। फिर लास्ट जो 2 मेथड्स हैं वो क्या है, 2 स्टेजेस मेथड या 2 स्टेज 2 इन्वेलप मेथड। इसमें क्या होता है, आपके पास टेक्निकल पहले जमा होता है, फाइनेंशियल बाद में जमा होता है। फिर आपको टेक्निकल की मंजूरी के बाद आपको जो है वो दफ्तर टाइम देती है फाइनेंशियल प्रपोजल जमा कराने का। तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए होता है और ज़्यादातर मशीनरी के लिए यूज़ होता है। इसकी डेट मैं चेक कर लेता हूँ, ये नोट्स मेरे आपको मिल जाएंगे। इसकी जो डेट है फाइनेंशियल और उसमें अपना टेक्निकल में 2 स्टेज के लिए देखें, यहाँ पे आप देखें, टाइम विल बी गिवन 15 डेज फॉर नेशनल, 45 डेज फॉर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। तो हमारे पास क्या था कि टेक्निकल और फाइनेंशियल में मेथड 3 और 4 में आपके पास 15 दिन दिए जाते हैं नेशनल बिडिंग के लिए, नेशनल कंपटीशन के लिए कि भाई आप फाइनेंशियल जमा कराओ, जबकि 45 डेज दिए जाते हैं कि आप लोग जो है अपने फाइनेंशियल जमा कराओ टेक्निकल के बाद। इन द एंड जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ठेकेदार 10% बिलो जाता है, कोई 11% बिलो जाता है, कोई 13% बिलो जाता है, ये भी आपके कमीशन का क्वेश्चन था। तो आप किसको टेंडर दोगे? अभी बिलो से ये मुराद है, मैं आपको एक मिसाल से समझा दूंगा ताकि आपको समझ में आए। मैंने जैसे कहा कि मेरे पास एक 1 करोड़ का काम है, एक ठेकेदार ने कहा मैं 5% बिलो में ये काम करूंगा, यानी 95 लैक्स में ये काम करूंगा, तो 5 लाख आपके ऑफिस के लिए बच जाते हैं, जिससे आप कोई और काम करा सकते हो। दूसरे ठेकेदार ने कहा नहीं मैं 6% बिलो में काम करूंगा, इसका मतलब है वो 94 लैक्स में काम करेगा। तीसरा कहता है मैं 7% बिलो में काम करूंगा, यानी 93 लैक्स में काम करूंगा, 7 लाख रुपए आपके जो है वो बच जाएंगे, यानी आप 93 लैक्स पेमेंट करोगे ठेकेदार को। तो इसमें पहले जो हमारे पास लिमिट था वो था 10% तक, यानी कोई भी कंट्रेक्टर ठेका लेने के लिए आएगा तो 10% बिलो तक जा सकता है। अगर 10% बिलो से ज़्यादा गया तो उसके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आजकल जो हमारे पास रूल्स में है वो नोटिफिकेशन कैंसिल है हमारे पास नो फाइनेंशियल बिलो वो जा सकता है, यानी कोई लिमिट नहीं है, कोई ठेकेदार 20 भी जा सकता है, 30% भी बिलो जा सकता है।
अभी आप बोलोगे सर इतना परसेंट बिलो गया तो काम कैसे करेगा? वाक़ई ये बहुत बड़ा इश्यू है, इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए था जो मैंने आपसे शेयर किया था। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने शेयर किया था, 7वां क्वेश्चन था कि आप किसको काम दोगे? लीस्ट कॉस्ट कोटेड को दोगे, यानी जिसने सबसे कम कोट दिया हो। तो वो भी मैंने समझा दिया कि सबसे कम कोट देगा तो ज़ाहिर है आपको जितना ज़्यादा बिल हो जाएगा उतने ज़्यादा पैसे आपके सेविंग में बचेंगे, इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जाता है। ये मैं नोट्स भी जिसको ज़रूरत है मुझे कमेंट में लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी और भी अगर बी-पेपरा के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, यू मे आस्क। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं ताकि इल्म की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।